हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का जो सेशन है वो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। ठीक है। आपदा का मतलब हो गया मुसीबत और प्रबंधन का मतलब हो गया रोकथाम, यानी कि मुसीबतों का रोकथाम कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है। तो आपदा यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि आपदा दो तरह के होते हैं, एक मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। ठीक है। तो इंसानों के द्वारा जो आपदा फैलाए जाते हैं, जो मुसीबत फैलाए जाते हैं, जैसे हो गया दंगा फसाद आतंकवाद, तो ये सभी क्या है, इंसानों के द्वारा फैलाए गए आपदा यानी कि मुसीबत है। ठीक है। और कुछ आपदा जो है वो कुदरती होता है, यानी कि कुदरत के द्वारा किया गया है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ बाढ़ हो गया, और ले सकते हैं तूफान हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी कुदरती आपदा है, यानी कि कुदरती मुसीबत है। तो यही मुसीबतों का रोकथाम क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर आपका एग्जाम 2024 में फाइनल है, यानी फाइनल एग्जाम आपका 2024 में होने वाला है, तो आज का जो ये वीडियो है इसके दिखाए गए सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट करते जाए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए है केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी है टावर की ऊंचाई में कमी, ठीक है, तीसरा है संचार टावरों की दूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। केबल का टूट जाना, कभी कभी जोरदार आंधी तूफान आने की वजह से केबल का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, जिससे हमारा संचार व्यवस्था क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। ठीक है। बाढ़ को नापा जाता है, या सूखा को नापा जाता है, चक्रवात को नापा जाता है, या फिर सुनामी सुनामी को नापा जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सुनामी नापा जाता है। आप लोगों को यह इन चीजों का परिभाषा भी आपको याद रखना है। ठीक है। बाढ़ किसे कहते हैं, तो जब नदी तालाब का पानी अपने जल स्तर से ऊपर उठकर गांव घर में जो घुसने लगता है उसे बाढ़ कहा जाता है। ठीक है। सूखा का मतलब हो गया कि धरती पर जो भी नदी तालाब है उनका जल स्तर पानी का धीरे धीरे नीचे चला गया। ठीक है। और बारिश की संभावना जो है बहुत कम है, जिसके कारण धरती पर सूखा पड़ने लगता है, हर एक जगह की हरियाली जो है वो खत्म हो जाती है। और चक्रवात का मतलब हुआ खास करके बड़े बड़े नदियों में इस तरह का पानी जो है गोल गोल घूमते आपको दिखा होगा। ठीक है। तो यही चक्रवात कहलाता है। और सुनामी जो है, सुनामी क्या है कि शांत समुद्र में, ठीक है, शांत समुद्र में भूकंप का झटका जब पानी में लगता है तो पानी क्या होता है, अपनी जो इसका ऊंचाई है, ये अपनी ऊंचाई से 30 फीट 40 फीट ऊपर उठकर किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ठीक है। समझिए, समुद्र यहाँ है और यहाँ समुद्र में जो है नीचे से भूकंप का झटका लगा, तो यहाँ का जो पानी है, ठीक है, ये 30 40 फीट ऊपर उठ के, ये समझिए ये समुद्र है और ये इंसानों का इलाका है। ठीक है, धरती है, यहाँ पर कुछ घर बने हैं। तो ये होता क्या है, ये समुद्री पानी जो है लगभग 30 40 50 फीट ऊपर उठ के किनारों की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे घर जो है तबाह हो जाते हैं, पेड़ पौधे तबाह हो जाते हैं, जीव जंतु तबाह हो जाते हैं। ठीक है। भूकंप के झटका जो है, भूकंप का झटका पानी को अपनी ऊंचाई से ऊपर उठाकर किनारे की तरफ धकेल देता है। ठीक है, यही सुनामी कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, या फिर टी तरंग। चलिए, इसका अर्थ पहले बता दे रहे हैं। पी तरंग का मतलब होता है प्राथमिक तरंग। ठीक है। पी तरंग का मतलब हो गया प्राथमिक तरंग, तरंग को इंग्लिश में वेव कहते हैं। ठीक है। एस तरंग हो गया, एस तरंग को साइन वेव कहा जाता है, यानी कि साइन तरंग कहा जाता है। और एल तरंग जो है
इसे सतही तरंग कहा जाता है। ठीक है, एल तरंग को सतही तरंग कहा जाता है। ठीक, और टी तरंग जो हो गया ये रोगों से संबंधित जांच के लिए इस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा प्रश्न था कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को पी तरंग कहा जाता है। ठीक है, तरंग का मतलब आप लहर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो तरंग आपको दिख रहा है तरंग को लहर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको वेव कहा जाता है। और एस तरंग जो है, ये जो एस तरंग है इसका खासियत यह है कि जैसे धरती पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया, ठीक है, उसका माप जो है वो एस तरंग के द्वारा ही किया जाता है। कहीं कहीं आप लोग सुनते होंगे कि 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, तो इसकी माप जो है वो एस तरंग के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, भूकंप केंद्र कहा जाता है या अधिकेंद्र कहा जाता है, अनुकेंद्र कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए धरती है, धरती के गर्भ में 6000 डिग्री सेल्सियस का क्या है टेम्परेचर का गर्मी है। पृथ्वी के गर्भ में जो ये 6000 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर जो परत है इसका गैस तरंग या वेव जो भी कहिए, इस परत को धकेलते रहता है। ठीक है, और ये परत जो है एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ते रहता है। कभी कभी यही तरंग जो है दोनों प्लेट को ऊपर नीचे करके या फिर ठेल के धरती से जाके क्या होता है, टकरा जाता है। तो जिस जगह पे टकराया वो धरती का क्या हो गया, भूकंप का केंद्र हो गया। और इसका वेव जो है इसकी तीव्रता के हिसाब से इसका वेव आगे इस तरह से बढ़ते रहता है। ठीक है, यानी कि हम लोग को याद है कुछ समय पहले नेपाल के काठमांडू में जो भूकंप आया था, उसका झटका जो है हम लोग मान लीजिए बिहार में यहाँ है तो यहाँ तक इसका असर देखने के लिए मिला था। ठीक है, केंद्र यहाँ बना था और इसका झटका यहाँ पर भी महसूस किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। ठीक है, वो लोगों ने पीछे देख लिया है, पी तरंग यानी कि प्राथमिक तरंग हो गया, एल तरंग का मतलब सतही तरंग हो गया, और एस का मतलब साइन तरंग हो गया। ठीक है, जिनमें से ये ओ जो है ये कोई फिलहाल तरंग नहीं है जो भूकंप से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन है 4 क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में, या फिर 7 क्षेत्र में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुनामी किस स्थान पर आता है, स्थल में, समुद्र में, आसमान में, या फिर कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन है पश्चिम एशिया में, प्रशांत महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है। ठीक है, तीनों तरंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक तरंग जो है वो कौन सा है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे खतरनाक तरंग जो है वो एल तरंग है। ठीक है, एल तरंग को तृतीयक तरंग भी कहा जाएगा। ठीक है, इसको तृतीयक तरंग भी कहा जाएगा क्योंकि प्राथमिक तरंग पी हो गया, द्वितीयक तरंग एस को कहा जाएगा और एल हो जाएगा तृतीयक तरंग। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से तृतीयक तरंग किसे कहा जाएगा, तो एल को टिक करना है। फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से द्वितीयक तरंग किसे कहा जाएगा। ठीक है, द्वितीयक तरंग किसे कहा जाएगा तो उस समय भी आपको याद रखना है, द्वितीय तरंग ये हो गया, प्राथमिक तरंग ये हो गया और तीसरा तरंग ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, या आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, या अग्निशामक को बुलाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फायरमैन को बुलाना चाहिए, यानी अग्निशामक को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी कि जब बाढ़ आ जाए गाँव में तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर जाना चाहिए, या ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, या जहां है उसी स्थान पर रहे, या फिर खेतों में चले जाना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ठीक है, मलबे के नीचे मतलब कहीं भूकंप आने से बिल्डिंग वगैरह टूट गया और उसके नीचे बहुत सारे लोग जो है दब गए हैं। ठीक है, तो दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन की, या फिर इंफ्रारेड कैमरा की, हेलीकॉप्टर, या फिर टेलीस्कोप की? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो फिलहाल में उसे क्या करना चाहिए? उसको क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलहाल में उसे ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, या फिर रेडियो? क्या होगा इसका राइट आंसर? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार, ये सारे संचार के साधन है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो संचार साधन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा का मतलब जो आपदा कुदरती आपदा हो, यानी कि कुदरतों के द्वारा जो इंसानों पर मुसीबत आया हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, ये मानव जनित आपदा है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किस लिए होता है? ठीक है, दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, या मौसम विज्ञान के लिए, या फिर सभी के लिए? ठीक है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग जो है ये दूर संचार के लिए भी होता है, संसाधनों की खोज के लिए भी होता है, मौसम विज्ञान के लिए भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? ठीक है, 16% है, 56%, 80%, या फिर 24%? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेजर, मोबाइल या फिर वॉकी टॉकी? सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोबाइल है। टेलीफोन से हम इंटरनेट नहीं चला सकते, लेकिन मोबाइल में इंटरनेट के कारण यह भी क्या है, अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग बांध, ठीक है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? सूखा, चक्रवात, बाढ़ या फिर सुनामी के लिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध यानी कि समझिए ये रिंग है और ये रिंग बांध यानी कि पानी को स्टोर करके जो रखा जाता है, इस तरह का बांध, ये किसके लिए है? तो ये बाढ़ के लिए हो जाएगा, ठीक है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्र जहां भूकंप आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पर भवनों की आकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए? अंडाकार होनी चाहिए, या फिर त्रिभुजाकार होनी चाहिए, या फिर चौकोर होना चाहिए, एक बराबर यानी कि वर्गाकार हो गया ये, या फिर आयताकार होनी चाहिए, ठीक है। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है वो ऑप्शन नंबर डी, आयताकार होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के एरिया में भूकंप आने से जल्दी गिरने के चांसेस हैं। और ये त्रिभुजाकार छत जो है ये ज्यादातर बर्फीली एरिया में दिया जाता है, ताकि बर्फ का बारिश जब होगा, अगर इस पर बर्फ का बारिश अगर पड़े तो बर्फ ज्यादा जमा होने से ये छत गिरने का चांस ज्यादा रहेगा। लेकिन इस तरह के छत में क्या होता है, बर्फ जमा होने के साथ धीरे धीरे ये स्लिप करके खुद नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण जो है समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बताने में कहीं मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए माफ करिएगा। बाकी जो 23 क्वेश्चन था आप इसे नोट करके याद जरूर कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपदा प्रबंधन के ऊपर हमने टोटल 2 वीडियो बनाया है, और ये 2 वीडियो से आपका 10 नंबर जो है वो कन्फर्म रहेगा, ठीक है।